यह 3 जनवरी का आया हुआ प्रश्न है। देखिए, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। पहले प्रश्न देखेंगे फिर आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आंसर क्या होगा? बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। समकालीन दृष्टिकोणों के अनुसार बच्चे के विकास की प्रक्रिया एक निश्चित आयु तक पहुंचने पर एक समान होती है और सभी बच्चों में एक निश्चित सीमा तक यह पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यह सही होगा, है ना। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। विकास का डेसे सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। घुमावदार अधोगामी, विशिष्टता शीर्षगामी। देखिए, मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। विकास का कौन सा सिद्धांत? मानव शरीर में उनके अंगों का विकास बेहतर ढंग से नहीं होता है। यह एक निश्चित अनुक्रम में होता है जो विकास के माध्यम और समय के कारण अलग अलग व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकता है। समीपस्थ नियम के अनुसार मनुष्य के शरीर में वृद्धि उसके केंद्र से शुरू होती है और उसके शरीर से जुड़े बाह्य अंगों की ओर बढ़ती है। यह एक शिशु के शरीर के मध्य भाग से शुरू होकर शरीर के बाह्य अंगों की ओर होने वाली वृद्धि और विकास की दिशा का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए शिशु पहले अपने धड़ और बाहों पर और फिर अपने हाथों और अंगुलियों पर नियंत्रण हासिल करते हैं। क्या होगा? अधोगामी। अधोगामी। आगे देखिए, प्रश्न 3 का आंसर कीजिए। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवस्था, मध्य अवस्था, किशोर अवस्था। विकास के किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? क्या होगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था। विकास के प्रारंभिक चरण यानी बचपन में बच्चे सक्रिय रूप से खेल में संलग्न होते हैं। निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक संस्थाएं हैं? परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय। देखिए, पहला ऑप्शन है 1, 2, 4। सामाजिक द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक में परिवार होता है, इसीलिए क्या होगा? परिवार नहीं होगा, है ना। तो देखिए, बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय। पहला ऑप्शन में दिया है 1, 2, 4। 1, 3, 4 और तीसरा में दिया है 1, 3, 4 और 4 में दिया है 1, 4।
क्या होगा, देखिए सामाजिकरण रीति रिवाजों, मानदंडों और विचारधाराओं को विरासत में देने और प्रसारित करने की एक सतत प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को समाज में ठीक से काम करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी दिए गए समूह के प्रभावी सदस्य बनना सीखता है। यह सामाजिकरण के माध्यम से होता है कि व्यक्ति चलना, बात करना और भोजन करना सीखते हैं। परिवार के सदस्य सामाजिकरण के प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। सामाजिकरण के माध्यमिक घटकों में शिक्षण संस्थान, चर्च, मास मीडिया, सहकर्मी समूह और कार्यस्थल शामिल हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग सीखते हैं कि कैसे व्यवहार करना और दूसरों के साथ संबंध बनाना है। क्या होगा, परिवार, धार्मिक संस्थाएं और क्या होगा, विद्यालय। ये तीनों किसमें है इसमें, ठीक है। एक, 3 और 4। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल खो से बड़ी है और पेंसिल गो से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि को गो से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? क्रमबद्धता, संरक्षण, सकारात्मक अनुमान, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। देखिए, सकारात्मक विचार के अंतर्गत पूर्व ज्ञान का उपयोग करके मूल तर्कों का उपयोग करके बच्चों के अंदर छुपे ज्ञान का निर्धारण करना है। पूर्व संक्रिया अवस्था से पहले की अवस्था में बच्चों में इस तर्क का अभाव होता है। सकारात्मक अनुमान का एक उदाहरण तब होगा जब एक बच्चे को यह जानकारी दी जाएगी कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। इसलिए क्या हो जाएगा, सकारात्मक अनुमान। देखिए आगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। प्रतिवर्तिता की अवधारणा। पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत एक मानसिक क्रिया जो घटनाओं के अनुक्रम को उलट देता है या बदली हुई स्थिति को मूल स्थिति में पुनर्स्थापित करता है। प्रश्न में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि यह कौन सा परिचालन चरण है, इसलिए क्या होगा, प्रतिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण। कोहलबर्ग मानते हैं कि वह अध्ययनों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने में सक्षम थे कि लोगों ने अपना नैतिक तर्क किस प्रकार विकसित किया है। इसे विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से समझा जा सकता है। उसका मानना था कि पहचान योग्य 6 चरण थे जिन्हें आमतौर पर 3 स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कोहलबर्ग के वर्गीकरण को निम्नलिखित देखिए वर्गीकरण का तरीके से रेखांकित
किया जा सकता है। पूर्व पारंपरिक। चरण 1 आज्ञाकारिता और सामाजिक अभिविन्यास। चरण 2 व्यक्तिवाद, इंस्ट्रूमेंटलिज्म और विनिमय। स्तर देखिए पारंपरिक में अच्छा लड़का अच्छी लड़की। चरण 4 में कानून और व्यवस्था। उत्तर पारंपरिक सामाजिक अनुबंध। पांचवा चरण। चरण 6 में सैद्धांतिक समझ। क्या हो जाएगा? अपारंपरिक चरण। नहीं है कह रहा, नहीं है तो क्या होगा? अपारंपरिक चरण। नहीं देखकर आंसर करना है, ठीक है। अपारंपरिक चरण। देखिए एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण का इस्तेमाल करना। मानकीकृत दिया है यहाँ। आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना। प्रश्न देखिए यहाँ बचना चाहिए दिया है ना, बचना चाहिए तो किससे बचना चाहिए? मानकीकृत परीक्षण से। इसलिए क्या हो जाएगा? बचना चाहिए तो ये है ना। पाड़ का मतलब होता है सहारा। वाइगोत्स्की के अनुसार सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत जो किसी भी कक्षा में लागू किए जा सकते हैं। स्कूल के बाहर बच्चे के स्कूल के अंदर के अनुभव से संबंधित होने चाहिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाठ्यचर्या और पाठ्य योजना के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है। छात्रों को गतिविधि के लिए स्वतंत्रता दे। शिक्षण और सीखना सहयोगात्मक और सहकारी अधिगम पर आधारित है। आवश्यकता पड़ने पर स्कैफोल्डिंग उपलब्ध कराना। छात्रों के सीखने के प्रयासों को करीब से देखना। सामाजिक संदर्भ के आधार पर शिक्षण अधिगम सुझावों को डिजाइन करना। आगे देखिए प्रश्न 9 का आंसर कमेंट कीजिए। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरण का हस्तक्षेप, रटकर याद करने पर बल, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। इसे समझिए। देखिए सामाजिक रचनावाद का विकास किसी अवधारणा सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की द्वारा किया गया था। वाइगोत्स्की एक संज्ञानात्मकवादी थे, लेकिन उन्होंने पियाजे और पेरी जैसे संज्ञानात्मकवादियों द्वारा की गई धारणा को खारिज कर दिया कि शिक्षा को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग करना संभव है। वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तविक विकास का वह स्तर है जिस पर शिक्षार्थी पहले ही पहुंच चुका है और स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करने में सक्षम है। संभावित विकास का वह स्तर है जिसे शिक्षार्थी शिक्षकों के मार्गदर्शन में या साथियों के सहयोग से प्राप्त करने में सक्षम है। सहकर्मी सहयोगिता। ठीक है, आगे देखिए
किसी प्रगतिशील कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा में कठोर नियंत्रण नहीं, कठोर नियंत्रण। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, केवल है, इसलिए यह नहीं होगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। इसे समझिए। एक अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दिया और इस बात पर जोर दिया कि सीखना केवल हैंड्स ऑन दृष्टिकोण के माध्यम से होता है और इसलिए छात्रों को अनुकूलन और सीखने के लिए अपने वातावरण के अनुकूल होना साथ चाहिए। इसलिए एक प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक का मानना था कि शिक्षार्थी कक्षा में अपने साथ विविध प्रकार के अनुभव लेकर आते हैं। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेवात्सी, लॉरेंस कोहलबर्ग। हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर देखिए द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को पहली बार 1983 में 1983 में एक मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था जब उन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड प्रकाशित की थी। उन्होंने घोषित किया कि सीखना कई प्रकार की बुद्धि के माध्यम से होता है और लोगों के पास प्रत्येक के विभिन्न स्तर होते हैं। उन्होंने बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया: जीवन की समस्याओं के समाधान करने की क्षमता, किसी विषय को समझने के लिए नया ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, एक ऐसा कौशल जो समुदाय के लिए उपयोगी हो, चाहे वह उत्पाद हो या सेवा। प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रकार के ज्ञान एक अद्वितीय संयोजन से बना है। यह इंटेलिजेंस प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। छात्र अधिक सफलता का अनुभव कर सकते हैं यदि सीखने के कार्य सीधे उनकी विकसित बुद्धि से संबंधित हो। अभ्यास के माध्यम से बुद्धि को विकसित या कमजोर, अनदेखा या मजबूत किया जा सकता है। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।